गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आने वाली 2 या 3 क्लासेस में 4th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका जो है वो नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट के बारे में। तो पोल रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का था पिछली बार का। पिछली बार आपसे जो है वो पिछली क्लास में 3 सवाल पूछे गए थे। उन तीनों सवालों के जवाब जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है प्रियंका, हिमांशु, विनेश, सोनिया, निशा। ठीक है, बाकी भी बच्चों ने पोल में आंसर किए, लेकिन किसी का एक गलत हो गया, किसी के 2 गलत हो गए, तो सही गलत चलता रहता है। लेकिन आज की क्लास में कोशिश करना कि आप गलती ना करें। ठीक है, और कुछ बच्चे अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों पोल में आंसर किया करो। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास को शुरू और बढ़ते हैं आगे। तो हमने पिछले क्लास में विविक्तर निकालना सीखा था। अब जो है हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखो, द्विघात समीकरण के मूल आप सभी ने निकाले थे मध्य पद विभाजन प्रमेय की मदद से, है ना, मध्य पद विभाजन विधि की मदद से, और निकाले थे द्विघात सूत्र की मदद से। अब ये कह रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने द्विघात समीकरण के मूल तो निकाले, लेकिन मान लो मैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख लूं, मैं यहाँ पर क्या करूं, एक द्विघात समीकरण लिख लूं और आपसे पूछूं कि बच्चों इस समीकरण को सिर्फ देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि क्या हम द्विघात समीकरण को देख के बता सकते हैं कि समीकरण के कितने हल होंगे और वो कैसे होंगे। यस बता मैम, उसके बता 2 सकते हो हल क्या? होंगे। 2 हल तो होंगे, लेकिन कैसे पता चला? अच्छा, 2 हल होंगे, हाँ वो तो होंगे, लेकिन वो किस तरह के होंगे, उनका उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, वो एक दूसरे के तरह होंगे या एक दूसरे से अलग होंगे या होंगे ही नहीं। ठीक है, 3 केसेस बनते हैं। तो क्या आप सिर्फ देख के इसका पता लगा सकते हो? बस हाँ या ना बोलो, और कुछ नहीं। मैम कैसे? फिर से बोलिए। मैम कैसे लगा सकते हैं पता देखकर? वो तो सीखेंगे ना, पहले आप अपना आंसर बताओ, आपको क्या लगता है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, पहले ये बताओ। मैम नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो हाँ, हम किसी द्विघात समीकरण को देख के बता सकते हैं कि उसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, वो बराबर होंगे कि वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, वो होंगे भी इस दुनिया में कि नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं, कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। अभी इस सवाल का जवाब है हाँ, कि हम ऐसा पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो ये जो आपने पिछली क्लास में डी निकालना सीखा था, विविक्तर निकालना सीखा था, इसकी मदद से ही हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति बताते हैं। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, आपको एक समीकरण लिख के दे रखा होगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, इसके मूल कैसे है। ये आपका एमसीक्यू में आता है, ये आपका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आता है, रिक्त स्थान भरो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। विविक्तर निकालना बहुत आसान है, लेकिन इससे जो सवाल बनते हैं वो इतने सारे, इतने अलग अलग तरह के बनते हैं, तो उनको भी साथ साथ में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए कि विविक्तर निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर मूलों की प्रकृति बतानी है तो किसकी मदद लोगे, डी की मदद लोगे, विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट की मदद लोगे। यहां तक क्लियर हुआ? जो पीछे वाला सवाल था कि क्या आप यस मैम। किसी भी समीकरण को देख के बता सकते हो कि उसके हल कैसे होंगे, तो हमने कहा हाँ बता सकते हैं। किसकी मदद से, तो इस डी की मदद से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें पता है कि किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स की घात 2 जमा का बी एक्स जमा का सी बराबर में 0। हेलो बेटा, और किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अब कैसे हो, और अभी हम पढ़ रहे हैं विविक्तर के बारे में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी आ गया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई, पर सॉरी, अब मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया है, आपने क्लास को नहीं ज्वाइन किया था। ठीक है, आज आप क्लास में आए हो, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताओ पहले आपको ये पता है डी क्या होता है, कोई भी अगर नया बच्चा क्लास में है? ठीक है,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब आपको जो है वो पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, और आपको पता होना चाहिए कि d का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमने पिछली क्लास में जब d निकाला था, मुझे बताओ कितने केसेस बने थे। पिछली क्लास में हमने पहले समीकरण का जब d निकाला, विविक्तर निकाला, तो शायद वो जमहा का आया था, है ना। दूसरे समीकरण का जब हमने विविक्तर निकाला तो वो कैसा आया था, नेगेटिव माइनस का आया था। और तीसरे समीकरण का जब हमने विविक्तर निकाला था वो कैसा आया था, जीरो जीरो। तो बस ये 3 केसेस ही हर बार होंगे जब भी आप विविक्तर निकालोगे, या तो वो जमा का आएगा, या तो वो माइनस का आएगा, या तो वो 0 आएगा। ठीक है, अब इन्हीं की मदद से हम पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पे लिखा है केस नंबर 1 डी, और ऐसा निशान लगाया है और 0 लिखा है। मुझे बताइए इसका क्या मतलब होता है कि डी बड़ा है 0 से कि छोटा है, बड़ा है। ठीक है, तो अगर d 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर जो d है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो जमा का होगा। तो केस नंबर 1 कहता है जब आपने विविक्तर निकाला और आपने देखा कि आपका जो d है वो 0 से बड़ा है, जमा का है, पहला केस आपको ये दिखेगा। दूसरा, आपने विविक्तर निकाला, आपने देखा कि जो आपका d था ना तो वो 0 से बड़ा था ना तो छोटा था, वो बिल्कुल 0 के बराबर था। और तीसरा, जब आपने विविक्तर निकाला तो आपने देखा कि जो ये d है ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा अगर है तो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है नेगेटिव। ठीक है, ये होगा नेगेटिव, ये होगा हमेशा पॉजिटिव, और ये रहेगा बिल्कुल 0। तो बस ये 3 केसेस है, अभी के लिए इनको याद रखो कि 3 केसेस होंगे, या तो डी पॉजिटिव आएगा, या तो 0 आएगा, या तो नेगेटिव आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इन केसेस से क्या आगे को निष्कर्ष निकलेगा, तो निष्कर्ष ये निकलता है अगर आपने अपने द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाला और आपने देखा कि आपका जो विविक्तर निकला है वो जमहा का है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो आप समझ जाना कि इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। नंबर 1, एक तो वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे, ठीक है, और नंबर 2 एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होंगे। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ। अगर क्या आपने देखा कि आपने जो डी निकाला है वो डी कैसा है, वो डी जो है आपके किससे 0 से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो मूल है वो नंबर 1 वास्तविक है, और नंबर 2 एक दूसरे से भिन्न है, मतलब कि अलग अलग है। किस किस को ये चीज समझ आई, हाँ बोलो। वास्तविक में सीखेंगे अभी, वास्तविक सीखेंगे, पहले ये बताओ ये लाइन अभी मतलब पता चली। यस मैम ठीक है, बस एक मिनट रुको। वास्तविक का मतलब होता है रियल, जैसे हमने पढ़े थे ना, अलग अलग तरीके के नंबर पढ़े थे हमने, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, है ना, ये सारी संख्याएं पढ़ी थी। तो वैसे ही वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आते हैं, रियल नंबर, हाँ बिल्कुल रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और इसमें कौन कौन आते हैं, जितनी भी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हाँ जितने भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो बटे वाली हो, चाहे वो वर्गमूल वाली हो, चाहे वो आपकी सम हो विषम हो, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जो मूल होगा वो एक तो वास्तविक होगा, और एक ये जो मूल होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। अब यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है एक दूसरे से भिन्न होंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल तो निकलेंगे ही निकलेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो 2 मूल जब निकलेंगे कब, अगर आपका डी पॉजिटिव आया, जमा का आया, 0 से बड़ा आया, तो ये दोनों मूल एक तो वास्तविक होंगे और नंबर 2 एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 ने कहा अगर आपने विविक्तर निकाला और बच्चों वो आ गया 0 के बराबर, तो इससे हमें ये पता चलेगा नंबर 1 कि जो मूल है वो वास्तविक है। फिर से हमें पता लगा कि जो मूल है वो इस बार भी वास्तविक है, लेकिन कैसे है, एक दूसरे के बराबर बराबर। बिल्कुल वास्तविक तो है लेकिन कैसे है, तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है।
ठीक है, अब बराबर का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको कहा कि मान लो ये मेरी कोई द्विघात समीकरण है और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका जो विविक्तर आया वो 0 आया, मैं बस मानने को कह रही हूँ, आएगा नहीं 0, बस मानने को कहा कि इसका विविक्तर 0 आया। अब मैं आपको बोलूं कि इसका जो एक मूल है वो 10 है, पहला मूल इसका 10 है, तो आप बताइए दूसरा मूल क्या होगा? 10 10 पक्का? पक्का? यस मैम यस मैम 10 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अगर डी 0 के बराबर आएगा तो हम यहां से इस चीज को समझेंगे कि मूल वास्तविक तो है और एक दूसरे के बराबर है, तो जो पहला मूल आएगा सेम दूसरा भी वही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस समझते हैं। तीसरे केस में क्या हो जाए, डी अगर नेगेटिव हो जाए, माइनस का आ जाए, तो ये कह रहे हैं कि आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। अब वास्तविक नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि हम तो अभी पढ़ के आए कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में आती ही आती हैं, पर यहाँ आके पता चला कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब ये क्या बात हुई? तो अब यहाँ पर आपको एक और चीज जाननी जरूरी है कि 10th तक आप पढ़ते हो वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है, 10वीं तक आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं। बात करें जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको एक और चीज पता चलेगी कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। अभी तक हम सीख रहे थे कि जितनी भी संख्याएं हैं भाई वो सभी की सभी वास्तविक संख्याओं में जाती है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, बटे वाली हो, माइनस वाली हो, जमा वाली हो, 0 हो, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में जाएंगी। पर आज आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि हर संख्या वास्तविक नहीं होती, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, और वो आप 10th क्लास में नहीं पढ़ोगे। अगर आप अपने 11th क्लास में जाते हो, वहां पे मैथ रखते हो, वहां पर आप इनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उन संख्याओं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो इमेजिनरी नंबर, जो रियल नहीं होते, जो इमेजिनरी होते हैं, बस कल्पना में होते हैं, उनको हम कहते हैं काल्पनिक। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? केस नंबर 3, कोई भी रूट इसका वास्तविक नहीं होगा। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में वास्तविक मूल ही है तो हम समझ गए अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई मूल ही नहीं निकलेगा। अगर आपको आता है पहला केस, मूल वास्तविक है, भिन्न है, सवाल को हल करोगे आपको दो मूल मिल जाएंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे। अगर आपको आता है दूसरा केस तो आप इसको हल करो, जब इसके मूल निकालोगे तो दोनों बराबर मिल जाएंगे। लेकिन जब तीसरा केस मिलेगा, डी आपका नेगेटिव हो जाएगा और वहां लिखा होगा कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो आप अपने उत्तर में कह दोगे कि इसके मूल हम ज्ञात ही नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। जब इसके मूल ही नहीं तो ज्ञात क्या करें? ठीक है, तो जब भी केस नंबर 3 आए सवाल को वहीं पे रोक देना, कह देना कि इसके मूल हम आगे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके वास्तविक मूल है ही नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 केसेस। बस इसमें ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 3 केसेस याद रखने हैं और इसमें ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्याएं सारी नहीं होती। आज हमने सीखा कि ऐसी भी एक संख्या है जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, बताओ इन तीनों में भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो फिर वाई टाइप करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैम केस 3 अगेन समझाना। ठीक, केस 3 हम फिर से समझते हैं। केस 3 में ये कह रहे हैं कि अगर डी जो है वो 0 से छोटा आता है, अब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आता है, अगर आपका डी विविक्तर निकाला वो माइनस में आ गया तो आप उससे ये निष्कर्ष निकालोगे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल ना होने का मतलब इसके मूल काल्पनिक है। अब काल्पनिक क्या होता है? तो काल्पनिक भी एक संख्या का प्रकार है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 10वीं में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम बस, अगर आपको कभी केस नंबर 3 दिख जाए और आपको पता चले कि भाई हमारा जो विविक्तर है वो तो माइनस में आ गया, तो आप लिखोगे इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है और आप इसको आगे हल नहीं करोगे। आप उस समीकरण के हल आगे को नहीं निकालोगे, मूल नहीं निकालोगे क्योंकि उसके वास्तविक है ही नहीं। बस इसमें इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि जिसके वास्तविक मूल नहीं होते उसके मूल होते हैं काल्पनिक, जो आपको 10th में करना ही नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमें एक समीकरण दे रखा है। अब जिस बच्चे ने विविक्तर निकालना पिछली क्लास में अच्छे से नहीं सीखा था, जो कि आपको पोल रिजल्ट में दिख रहा होगा, बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, अभी सीखो, क्योंकि विविक्तर निकालना आपके सवाल की सिर्फ शुरुआत है। अभी इस पर आधारित जो इतने मुश्किल सवाल आने वाले हैं उनमें अगर आप विविक्तर ही गलत निकालोगे तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए विविक्तर को निकालना अभी अच्छे से सीख लो। किसी को भी डाउट हो, कुछ भी हो, अच्छे से मेरे साथ सीखो और पूछ लेना। ठीक है,
सबसे पहले आपने द्विघात समीकरण लिख लेना है, जैसे मैंने लिख लिया है। ये कह रहे हैं कि इस समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा नहीं कहा कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, आपको सिर्फ इतना कहा है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। और हमको तो याद है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात किसकी मदद से करनी है, विविक्तर की मदद से। तो हमें बस विविक्तर निकालना है, देखना है भाई कौन सा केस आ रहा है। केस मैम केस पता वन लगेगा। वो तो लिखा है इसलिए बोल रहे हो कि सॉल्व नो करके मैम बोल रहे हो। नो मैम मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो देखो कि कौन सा केस लग रहा है वो देखा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए पहले इसकी तुलना करेंगे हम। a x की घात 2 जमा का बी एक्स जमा का c बराबर में 0। हमने अपने द्विघात समीकरण की तुलना इसके साथ करी, इसके साथ, तो इसके मानक रूप के साथ। अब यहां से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से निकालनी आ जाती है। तो बताइए, ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, सी की जगह पे कौन? ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 5 और सी की जगह पे 5। 6। बिल्कुल एबीसी और की 6। वैल्यू निकाल ली, बिल्कुल एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तर निकालना है। विविक्तर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़े डी से, कैपिटल डी से ऐसे लिखते हैं विविक्तर को, डी। और इसका फॉर्मूला होता है बी की घात में 2 माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू पता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू को डालेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। डी ऐसे का ऐसा, बी की घात 2 है, बी की जगह पे 5 है तो 5 लिखो, बी का स्क्वायर हो रहा है तो 5 का भी स्क्वायर होगा। माइनस का निशान, 4 लिखा है 4 लिखो। गुणा का निशान ए है, ए से गुणा करनी है, मतलब 1 से गुणा करनी है तो 1 लिखो। गुणा का निशान सी है, सी से गुणा करना है तो भाई 6 लिखो, क्योंकि सी की जगह पे 6 था। अब इसको हल करते हैं, 5 5 हो जाएगा 25, माइनस का निशान, 6 चौके आ जाएगा 24। तो हमारा जो डी है वो कितने के बराबर आ गया, वो 1 के बराबर आ गया। ठीक है, डी 1 के बराबर है और 1 जमा का है, तो हम कहेंगे हमारा जो डी है बच्चों वो पॉजिटिव आया, जमा का आया। इसका मतलब डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसमें लग गया केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर डी 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। सिर्फ वास्तविक, मैम भिन्न। भिन्न। ठीक है, नंबर 1 इसके जो मूल होंगे, पहली चीज वो वास्तविक होंगे, और नंबर 2 वास्तविक होने के साथ साथ वो एक दूसरे के क्या होंगे, तो एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो ऐसे किया जाता है इस पूरे सवाल को हल। आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। आपको जो है वो ऐसे एक समीकरण लिख के दे रखा होगा और आपको बोला होगा कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए, मूल इसके वास्तविक है, भिन्न है, मूल इसके वास्तविक और बराबर है, इसके वास्तविक मूल है ही नहीं। 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो चुनने के लिए क्या करना है, बस डी निकालो, चेक करो कि डी कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा। फिर उसके हिसाब से, केस के हिसाब से अपना आंसर लिख लेना। तो यहाँ पे डी था। हाँ एक बोलो। बार दोबारा बता दो। हाँ, इसको दोबारा समझते हैं। ठीक है, आपने ये बताया ना, ये वास्तविक, वो वास्तविक और भिन्न होंगे, ये कैसे होंगे? ये अभी बता नहीं सकते, ये बस क्योंकि याद रखना है। ठीक है, ये बस याद रखना है। मतलब अगर हमारा देखो, हमें इन्होंने एक समीकरण दे रखा था, द्विघात समीकरण। इन्होंने बोला कि चेक करो, जांच करो कि इसके मूल कैसे होंगे। तो हमने कहा ठीक है, इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए मदद लेंगे विविक्तर की। तो विविक्तर का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, यहाँ पे इनको डाल के जब डी देखा तो डी आया 1, और 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है। 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो मतलब हमारा जो डी है वो 0 से बड़ा आया। तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी कि जब जब डी जो है, विविक्तर जो है वो 0 से बड़ा आएगा तो इसके मूल कैसे होंगे, नंबर 1 वास्तविक होंगे, नंबर 2 एक दूसरे के भिन्न होंगे। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। इसके हमने मूल निकालने नहीं है, बस इतना बताना है कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी केस के हिसाब से। बाकी जब आगे सवाल आएंगे तब इनको हम हल भी करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप देख पाओगे कि ये सच था, इसके जो मूल थे वो एक दूसरे से भिन्न भी थे और वास्तविक तो थे ही थे। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो मैम।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो हमारा आंसर सही है, डी हमारा आ गया 1 के बराबर, ये 0 से बड़ा था तो हम समझ गए इसके मूल होंगे वास्तविक और भिन्न। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला सवाल करते हैं। ये है x की घात में 2 माइनस का 4x जमा का 4 बराबर में 0। हमने चेक करना है कि भाई इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो हमने वही इसके को कंपेयर कर दिया, a x की घात 2 माइनस जमा का bx जमा का c बराबर में 0 से। इसकी तुलना करने पर a b c का मान ज्ञात कर लिया, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे है माइनस का 4 और सी की जगह पर है जमा का 4। ठीक है, एबीसी लिख लिया। अब डी निकाल लो, डी निकालने के लिए वही सेम चीज, बी की घात 2 माइनस का 4 ए सी। डी ऐसे कैसा रहेगा, बी की जगह पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखो, उसकी घात में 2 लिखो, माइनस का निशान 4 गुणा ए की जगह पे 1 है 1 लिखा, गुणा सी की जगह पे 4 है तो वापस से 4 लिख दिया। अब डी निकालते हैं, माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस तो 16 आएगा और वो जमा का आएगा। ठीक है, और माइनस का निशान था आगे, लगा दिया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो यहाँ पर भी 16 आ गया। 16 में से 16 को घटाया तो डी आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब अगर डी 0 के बराबर है तो मतलब केस नंबर 2 लग रहा है, C2 लिख देती हूँ मैं ऐसे, C2 लग रहा है कि जब डी जो है वो 0 के बराबर आता है। जब डी 0 के बराबर आता है तो मूल इसके कैसे होते हैं, वास्तविक। मैम वास्तविक और बराबर। बराबर। वास्तविक तो होंगे बेटा, वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन और क्या होंगे साथ में, बराबर। बराबर। तो दो चीजें लिखनी है, जब भी आपको केस नंबर 1 और 2 दिखता है कि जब आपको पता लग रहा है कि इसके मूल वास्तविक आएंगे तो वास्तविक होने के साथ साथ या तो वो बराबर होंगे या तो वो भिन्न होंगे। भिन्न होंगे तब जब डी 0 से बड़ा चला जाएगा, बराबर होंगे तब जब डी 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जब हम मूल निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी और वो दोनों ही सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, अभी इसको हम हल नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम प्रकृति निकालना सीख रहे हैं, आगे जब सवाल आएंगे तो उनमें हल भी करेंगे। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ठीक था हमारा, डी हमारा भी 0 आया और इसके मूल कैसे हुए, वास्तविक और बराबर। चलो इस सवाल को करो और इस सवाल का मुझे आप बताओ कि डी कितना आ रहा है, मतलब डी की मुझे वैल्यू बताओ, डी की जगह पे क्या आ रहा है वो बताना है कॉपी पर। ठीक है, नोटबुक पे इसको सॉल्व करो क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन पोल में है, फिर मत कहना कि हमें तो कुछ पता है नहीं। ठीक है, तो पहले इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। मुझे ये जानना है कि डी की जगह पर कौन सी संख्या आ रही है और वो कैसी है। ठीक है, जिसका भी हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा देना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से करिए। मैं माइनस के 4 आएंगे। कॉपी दिखाओ या फिर चैट में लिख लो, मैम मेरा भी -4 है। नोटबुक दिखाओ। ठीक है, 1 मिनट। ओके निशा, पहले मैं आपका देख रही हूँ और सोनिया आपका थोड़ा ब्लैक मतलब अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा लाइट लाने की कोशिश करो। माइनस का ठीक है, उसके बाद ओके करेक्ट है। ओके प्रियंका आपका मैं देख रही हूँ, प्रिया आपका भी मैं देख रही हूँ। प्रियंका कैमरा ऑफ है आपका, प्रिया आपका मैं देख रही हूँ बट थोड़ा सा, हाँ अभी दिख गया, ठीक है आपका। प्रीति आपका मैं देख रही हूँ, हाँ करेक्ट है। हाँ प्रिया आपका भी करेक्ट है। प्रियंका आपका कैमरा ऑफ है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? ओके प्रियंका करेक्ट है। हिमांशु आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। चलिए, तो अभी जितने बच्चों ने दिखाया सभी का आंसर सही था। ओके अंजलि आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करो कैमरा, थोड़ा कॉपी के पास करो। बहुत सफेद दिख रहा है, मतलब हाँ अभी दिख रहा है क्लियर।
आपने 4 के साथ शायद माइनस नहीं लगाया है ना? अगर नहीं लगाया तो बेटा लगा देना, क्योंकि ये माइनस में आएगा। ओके सोनिया, आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। मैम सही है हमारा। हाँ अंजलि सही था, लेकिन 4 के साथ आपने माइनस नहीं लगाया था। अगर लगाया होगा तो मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है। अगर नहीं लगाया तो लगा लो, अगर लगाया है तो ठीक है। चलिए अब इसको फिर से वही, इसकी तुलना करेंगे। a x की घात 2 जमा का b x जमा का c बराबर के 0 से a की वैल्यू आई 5, b की वैल्यू आई -4 और c की वैल्यू आई जमा का 1। d निकालना है, d का फॉर्मूला लिखो, b² -4ac, और इसको हल करेंगे। अभी d ऐसे कैसा रहेगा, b की जगह पे -4 है तो -4 की घात 2, माइनस का निशान 4 गुणा में 5 गुणा में 1, क्योंकि a की जगह पे 5 है, c की जगह पे 1 है। अब इसको हल करते हैं तो 4 चौके 16 आ गया, माइनस का निशान 4 5 20, 20 से कम 20, तो यहाँ से जो हमारा d है वो कितने के बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। केस नंबर 3 आ गया। केस नंबर 3 ने कहा कि भाई अगर आपका जो d है वो नेगेटिव में आ रहा हो, या d जो है वो 0 से छोटा आ रहा हो, तो मूल कैसे होते हैं बताओ? मैम काल्पनिक। और काल्पनिक को और क्या बोलते हैं? मूल नहीं है वास्तविक। कोई वास्तविक मूल नहीं हाँ, होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। नहीं होंगे। मैम अगर 0 आएगा तो वास्तविक होएगा। पीछे तो किया हमने भी, देखो अगर 0 आएगा तो वास्तविक भी होगा और बराबर भी होंगे। अगर 0 से बड़ा आया तो वास्तविक भी होगा, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा आया, माइनस में आया, तो बोलेंगे इसके कोई वास्तविक मूल ही नहीं है। तो हम इस समीकरण को आगे हल भी नहीं करेंगे। वैसे हमने किसी भी समीकरण को हल नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो फिर इसको आगे हल नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं कि इसके कोई मूल ही नहीं, तो हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा भी आया -4 और इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब आते हैं थोड़े लंबे सवालों पर। अब इसमें भी आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मतलब इसका भी आपने डी निकालना है। तो चलिए शुरू करिए अपने सवाल के जवाब को, क्योंकि ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, फिर जहां गलती होगी वो मैं देखूंगी, ठीक है। x की घात 2 जमा 3 वर्गमूल 5x जमा 2 बराबर में 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। इसको देखो और इसके मूलों की प्रकृति निकालो। निकालनी कैसे है, तो डी निकाल के। हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा देना। इसमें भी डी ही निकालना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले देख लो एबीसी की जगह पे है कौन कौन, पहले वो लिख लो, फिर उसके बाद आपको डी निकालना है। फिर डी जब निकालोगे तो मुझे दिखा देना कि कौन सी संख्या आ रही है डी पर। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? मैम ये 3√5 कैसे होगा? मैम सभी ये इस केस में कट जाएगा। देखो 3√5 के बाहर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, मतलब b² करना है ना, तो 3√5 लिखो, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ऊपर 2 लिखो। इसका ये मतलब है कि 3 का भी वर्ग करना है और वर्गमूल 5 का भी वर्ग करना है। वर्गमूल 5 का वर्ग करने जाओगे, इसके सिर पे पहले 5 से वर्गमूल है, हाँ, 5 इसके सिर पे पहले से वर्गमूल है। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इसके सिर पर पहले से वर्गमूल है, साथ में इसका वर्ग कर रहे हैं। वर्ग वर्गमूल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को काट देंगे तो 5 बचेगा। 3 का भी वर्ग करना है, वर्गमूल 5 का भी वर्ग करना है, ठीक है।
चलो अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। क्या हो गया? दोबारा बता। दोबारा, अच्छा देखो, जब आप b का स्क्वायर करोगे तो b की जगह पे है 3 वर्गमूल 5, ठीक है। 3 वर्गमूल 5 को ब्रैकेट के अंदर डालना और उसके बाहर 2 लिख देना घात में। इसका ये मतलब होगा कि 3 की घात में भी 2 है और वर्गमूल 5 की घात में भी 2 है। फिर इसको हल कर देना। ओके हिमांशु, आपका मैं देख रही हूँ तो हाँ, अभी तक मुझे करेक्ट, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो, क्योंकि 33 पे फिर मैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगी। 32 हो गए हैं, 33 तक नोटबुक दिखा दो। अच्छा प्रीति, सब ठीक था, लेकिन आपने देखो 5 का वर्ग करके इसको हटा भी दिया, लेकिन 3 का भी वर्ग करना था, वो आपने नहीं किया, वो करो। 5 का तो 5 ही आएगा, लेकिन 3 का भी वर्ग करना था। हाँ ओके, आपका करेक्ट है निशा। चलिए 33 हो चुके हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सोनिया अपनी नोटबुक दिखा रही है, आपकी नोटबुक देख लेती हूँ। 9 और 5, हाँ करेक्ट है। गीता, आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा इधर करो जहां पे सॉल्व किया है, वो नजर नहीं आ रहा जहां सॉल्व किया है। 3 वर्गमूल 5 दिख रहा है बेटा, और कुछ नहीं दिख रहा। नीचे होगा शायद वो बहुत, हाँ इसको कैमरे को नीचे करो, और नीचे करो, हाँ और नीचे करो, करेक्ट है बिल्कुल। और कोई नोटबुक दिखाने वाले? कोई नहीं है, चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी तुलना करनी थी ax की घात 2 मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप से, जम्हा का bx जम्हा का c बराबर में 0। यहां से हमें पता चला कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पर है 3 वर्गमूल 5 और c की जगह पर है 2, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको d निकालना है। d बराबर है b की घात 2 माइनस 4 ac, b की घात 2 माइनस का 4 ac। b की जगह पे है 3 वर्गमूल 5, तो b की जगह पे 3 वर्गमूल 5 ही लिखेंगे। इसको डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर से लगा देंगे घात में 2, क्योंकि b की जगह पे ये पूरी की पूरी चीज थी, तो यहाँ पे भी हमने पूरी की पूरी चीज लिखी। माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 1 है 1 लिखा, c की जगह पे 2 था 2 लिख दिया। अब इसका ये मतलब होता है कि जो स्क्वायर है ये 3 का भी है और वर्गमूल 5 का भी है, तो 3 का भी वर्ग करो, वर्गमूल 5 का भी वर्ग करो। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 होता है, ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, तो इनका जब आप वर्ग करोगे वो दोनों भी आपस में गुणा करेंगे। 3 3 आ गया 9, गुणा का निशान। वर्गमूल 5 का वर्ग हमने जब किया तो देखो ये है वर्गमूल, ये है वर्ग, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, हमारे पास बच गया सिर्फ 5, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिख दिया। माइनस का निशान, 4 दूनी 8, 5 9 होता है 45, 45 में से 8 अगर घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 37, तो डी आ गया 37 के बराबर। अब बताओ इसके मूल कैसे होंगे? मैम वास्तविक और भिन्न। ठीक है, भिन्न क्यों? होंगे। हमारा ये d है, d जो है 0 से बड़ा है, जम्हा का है, पॉजिटिव का है, तो हम कहेंगे इसमें ऐसे केस में क्या होता है, जो मूल होते हैं नंबर 1 वास्तविक होते हैं, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, और नंबर 2 एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होंगे। बराबर तब होते हैं जब d 0 के बराबर आता है, लेकिन ये 0 से बड़ा था, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक होने के साथ साथ एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा भी आंसर यही आया, तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखो तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन आएगा। d अगर 0 से बड़ा हो, मतलब कि जम्हा का आ रहा हो, तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और एक दूसरे से भिन्न होंगे।
डी अगर 0 के बराबर आ रहा हो तो आपके भी जो मूल है वो बराबर आएंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ में बराबर भी होंगे। डी अगर बड़ा है तो मूल हो जाएंगे भिन्न और वास्तविक, लेकिन डी अगर 0 के बराबर है तो मूल हो जाएंगे वास्तविक और बराबर। लेकिन अगर डी 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो आप बोलोगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसके मूल काल्पनिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि कोई भी इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। बस इतना सिंपल था। ये 3 केसेस अगर आपको अब अच्छे से याद हो चुके हैं तो चलिए बढ़ते हैं पोल के सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर जो डी है, अगर बच्चों आपने किसी द्विघात समीकरण का डी निकाला, डी जो है वो 0 से बड़ा निकला, बड़ा मतलब जमहा का निकला, 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसा निकला, तो फिर इसको देखो और सोचो कि मूल कैसे होंगे। अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, ऐसा ऑप्शन बताती हूँ फटाफट से क्योंकि दिख नहीं रहे होंगे अच्छे से। पहला ऑप्शन है वास्तविक और भिन्न, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। तो जाइए और फटाफट से अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। मैंने कर हाँ, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से सोच समझ के करना है। चलिए, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो फटाफट से, जिसने आंसर कर लिया है फटाफट से अपने अपने हैंड रेज करो। 10 बच्चों ने आंसर किया, पर 10 बच्चों के हैंड तो रेज नहीं है। तो अभी आंसर किया है सोनिया, निशा, हिमांशु, प्रियंका, प्रीति, रानी, काजल, भावना और प्रिया ने। बाकी जिसने आंसर किया हैंड रेज करो, तभी मुझे पता चलेगा, ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा। ओके, समूह एसजी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर किया है। और जो भी नाम था वो SAAMSU, उस नाम से अपना नाम बता दो, माइक ऑन करके नाम भी बता दो, क्या नाम है आपका? जो सामसू SG के नाम से है, मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, तो जो भी आपका नाम है माइक ऑन करके बताइए। नमन। सुनाई नहीं दिया। नमन। अच्छा, नमन, ओके, ठीक है, ठीक है नमन, नमन ने आंसर दे दिया है। और किसने आंसर दिया अभी? तो अंजलि ने आंसर दे दिया है। आरुषि, प्रियांशु, तमन्ना, हैंड रेज करो शशि, हैंड रेज करो। आरुषि, प्रियांशु और अनुष्का, चेतना, सुरुचि, अनीश कुमार जी के नाम से भी निशा है। आंसर करो, आंसर कर दिया तो भी हैंड रेज करो। 21 बच्चे क्लास में, अभी तक से 17 बच्चों ने आंसर किया। 18 19 20 21 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम कर दिया। ठीक है, चलिए करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10 मैम 9 कर दिया कि कर रहे हो? कर दिया। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट दिख रहा होगा वहां पर, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सॉल्व भी नहीं करना था। हाँ, कि अगर D 0 से बड़ा हो जाए तो मूल हो जाते हैं वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अच्छा, कब वास्तविक नहीं होंगे बताओ? मैम जब D जीरो D से छोटा हो। D से छोटा हो। D, हाँ D 0 से छोटा हो। हाँ, और वास्तविक और बराबर कब होंगे? जब D इक्वल टू 0। जब D 0 के बराबर हो। और ये तो हमने सीख लिया कि जब D 0 से बड़ा तो मूल हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर क्यों रहे हैं, इसको मूलों की प्रकृति हम जांच कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सवाल आपके
4-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बड़ा सा, उसको हल करने में ये केसेस आपकी मदद करते हैं, इसलिए इनको हम सीख रहे हैं। ठीक है, वो 4-5 नंबर का सवाल है, उसको अगर सॉल्व करना है तो ये केसेस हैं जो आपकी उसमें मदद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए अभी के लिए राइट आंसर था। अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन है तो उसको भी करते हैं पोल में ही। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इस बार आपको इस समीकरण को हल करके पता करना है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। एक्स मैम स्क्वायर, दीदी कर गई। क्या हुआ? अभी क्या बोला, फिर से बोलो। मैम विविक्तर वाले फॉर्मूले से ही करना है इसे भी। हाँ 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 बिल्कुल। एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 12 बराबर में 0, ये आपका एक समीकरण है। ये पूछ रहे हैं कि पहले इसका विविक्तर निकालो, देखो वो कैसा आ रहा है, फिर देखो कौन सा केस लग रहा है, और फिर इन चारों ऑप्शन में से पता करो कि उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, या वास्तविक ही नहीं होंगे। जो भी आंसर आता है पहले तो, हाँ पोल ओपन हो चुका है, पहले आप इसको अच्छे से कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, इसका विविक्तर निकाल लीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। ठीक है, चलो जिसने आंसर कर दिया ना, अब वो अपना हैंड रेज कर लेना। हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इसको अपनी कॉपी पे हल करना पड़ेगा। तभी हल कीजिए। हाँ, जिसका हो चुका है वेरी गुड, और अपना हैंड रेज कर लो। ठीक है, जिसका भी हो चुका है बहुत अच्छे, अपना हैंड रेज कर लो। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। कर दिया मैम। ठीक है, जिसने कर दिया वो हैंड रेज कर लो। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे, तो 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हाँ, अभी और आंसर आए, और मैम आंसर आए एक धीरे मिनट धीरे। रुक जाओ। हाँ बिल्कुल रुके हैं, बिल्कुल रुके हैं। ठीक है, तो अभी बस मैं उनका नाम ले लेती हूँ जिन्होंने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे सॉल्व करते रहो, साथ साथ में करते रहो सॉल्व। ठीक है, सोनिया, निशा, हिमांशु, प्रियंका, प्रीति, विनेश, खुशी, रानी, काजल, गीता और शशि। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया, लेकिन अभी कुछ कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं। देखो ना, पहले इसका डी निकालो, फिर देखो डी कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। तीन केसेस में से कोई एक केस आएगा, फिर उस केस को ध्यान से देखो और याद करने की कोशिश करो कि जब डी 0 से बड़ा होता था तब क्या होता था, जब डी 0 के बराबर होता था तब क्या होता था, जब डी 0 से छोटा होता था तब क्या होता था। वैसे वैसे सॉल्व करोगे तभी आंसर सही दे पाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे। 16 बच्चों ने अपना अपना जवाब दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और 21 बच्चे अभी क्लास में हैं। मैम कर दिया। ओके बेटा, और भी भाई जिसने कर दिया हैंड रेज करो। कर लिए। 15 बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज सिर्फ, सॉरी 16 बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज सिर्फ 15 बच्चों के हैं, 14 बच्चों के हैं, बाकी किसी के हैंड रेज नहीं है। हैंड रेज करो। आरुषि, भावना, निशा, अनुष्का, तमन्ना, प्रियांशु, आप में से जिसने आंसर कर दिया है हैंड रेज कीजिए। ओके, तो तमन्ना, अनुष्का, प्रियांशु, आरुषि और निशा, बच्चों आप आंसर कर दीजिए। अभी मुझे बताओ किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। वैसे तो बहुत समय दिया था, बट और समय चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो, तो वेट करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10, 9, 8,
मैम मैंने कर दिया आंसर। ठीक है, 7 6 5 कर दिया। कर दिया, ठीक है। 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। मैम ए। चलो देखेंगे, चेक करेंगे। तो हमने लिखा d बराबर है b की घात 2 माइनस का 4ac। d ऐसे का ऐसा, b की जगह पे 7 है तो 7 लिख दिया, 7 की घात में 2 लगा दिया, माइनस का निशान, 4 गुणा a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 12 है तो 12 लिख दिया। d ऐसे का ऐसा, 7 सत्ते 49 होता है, 49 लिख लीजिए, माइनस का निशान, 4 एकम 4, 12 चौके 48। अब किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि 12 चौके 48 और उसमें एक जोड़ के उसको 49 बना दिया, तब गलत है। 7 सत्ते 49 और 12 चौके 48, 48 एकम 48, तो ये 48 ही आएगा, और d हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। d 1 के बराबर है मतलब 0 से बड़ा है। d बराबर है 1 मत समझना, d हमेशा मतलब कंपेयर करते हैं 0 से, या तो 0 रहेगा, या तो जमा का आएगा, या तो माइनस का आएगा। d 1 के बराबर था मतलब d जो है वो जमा का आया, 0 से बड़ा आया, केस नंबर 1 लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी भी इसमें डाउट है किसी को तो पूछो, अगर अभी समझ आ गया कि कहाँ पे गलती हुई तो फिर आप वाई टाइप कर सकते हो। गलती से गलत हो गया, बट कोशिश क्या करो कि गलती से गलत ना किया करो, ठीक है, क्योंकि इससे होता क्या है, पोल रिजल्ट आपका खराब होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। बट अभी समझ आ गया, बताओ। अच्छा, गलती से गलत होता मतलब आपका ठीक ही था, ओके करेक्ट है। चलो तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और सवाल। तो हमने सॉल्व कर लिया है इसको अभी अभी, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी शायद एक और क्वेश्चन है आगे, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब ये है वो सवाल जिसकी मैं तुमसे बात कर रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आता है पूरे 4 नंबर का। ठीक है, इसको हमने करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना आपको अच्छे से, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस का 12x जमा का k बराबर में 0, इस द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। और k का मान इस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा कि जो इस द्विघात समीकरण के मूल निकल के आए वो वास्तविक और बराबर हो। देखो बुक में ऐसे सवाल नहीं है ना, शायद आपने स्कूल में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन जब हमने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, पुराने सवाल जब देखे, तो हमने ये सवाल वहां पे देखा कि बहुत बार ये सवाल आया था, अलग अलग तरीके से आया था। ठीक है, कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया था और आपको बोला था कि ये द्विघात समीकरण है जिसका नाम है 2x की घात 2 माइनस का 12x जमा का k बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण में करना क्या है, तो इसमें जो है वो आपने k का मान ज्ञात करना है, और कैसा वो होना चाहिए, वो k का मान ऐसा होना चाहिए कि आपका जो ये समीकरण है इसके मूल वास्तविक और बराबर हो। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमने समीकरण लिख दिया, फिर हमने देखा कि भाई मूलों की बात हो रही है, मूलों की प्रकृति की बात हो रही है, तो मूलों की प्रकृति कौन बताता है, किसे पता चलती है मूलों की प्रकृति, किसकी मदद लेते हैं हम, मैम विवेक्तर। विवेक्तर की, डी की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी। डी से हम मूलों की प्रकृति का पता लगाते हैं। अब आपको प्रकृति भी दे रखी है, बोला है कि वो वास्तविक और बराबर होने चाहिए, तो डी कितने के बराबर होगा, मैम 0 के। 0 के। कैसा होगा, डी 0 के बराबर होगा। मैंने सवाल से इस लाइन को उठाया कि इसके मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए, उसके लिए डी 0 के बराबर आना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। किसको ये चीज क्लियर हुई, पहले मैंने समीकरण लिखा, फिर मैंने डी लिखा, और डी को मैंने 0 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कहा था मूल होने चाहिए वास्तविक और बराबर, और मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब हमारा डी 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे डी लिख दिया है
तो डी के नीचे हम क्या करेंगे, हमेशा मैंने आपको पहले भी बहुत सवाल जब हमने किए थे बताया था कि कभी भी आपको कोई चीज दिखती है, जैसे कि मान लो शाब्दिक सवाल में मैंने कहा था आपको दिखता है कि आयत का क्षेत्रफल लिखा है ना, आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, तो आयत का क्षेत्रफल जो हिंदी में लिखा होता है उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो वैसे ही यहाँ पे आपने डी लिखा है, आपको डी का फॉर्मूला आता है, तो डी को हटाओ और डी की जगह पर उसका फॉर्मूला लिख दो b² - 4ac, और ये 0 के बराबर ही रहेगा। मतलब मैंने ऊपर वाले समीकरण में कुछ नहीं किया, बस मैंने डी की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है, खुद से निकालिए और खुद से मुझे बताइए। ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, सी की जगह पे कौन। ए बराबर 2 है, बी बराबर -12 है, सी बराबर k है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। हमने जब इसको कंपेयर किया, जब इसकी तुलना हमने अपने उससे मानक रूप से की द्विघात समीकरण के, तो ए की जगह पे देखा कि 2 था, बी की जगह पे था -12 और सी की जगह पर था k। तो अपने विविक्तर के फॉर्मूले में इसको भर दो और अपना आंसर आपको फिर मिल जाएगा। देखो b की घात 2 मतलब -12 की घात 2, उसके बाद माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, ए की जगह पे 2 है 2 लिख दिया, सी की जगह पे k है k लिख दिया, बराबर में 0 था तो 0 को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा 144, माइनस का निशान, 4 दूनी 8 के बराबर में 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, किस किस को यहाँ से आगे k की वैल्यू निकालनी आ जाएगी, बताओ क्या मैम? कौन कौन इसको अपने आप सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकता है, तो निकालो फटाफट से निकालो। और बताओ मुझे k कितने के बराबर आ रहा है। हम 18 के। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने -8k को ऐसे कैसा रखा, 144 को उठा के वहां भेजा। ध्यान दीजिए 144 यहाँ पर जमा का है, 144 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 - 144। अब 0 हो ना हो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, तो 0 को हटाओ मैम और 18 इसकी के, जगह क्या हो गया, मैम 18 के बराबर आएगा के। ठीक है देखते हैं, और इसकी जगह पे -144 लिख दो। ठीक है, अब k को अकेला छोड़ना है, k के साथ -8 गुणा कर रहा है। ध्यान दो, -8 k के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो जब इसको हम यहां से लेके जाएंगे तो ये अपने साइन को भी लेके जाएगा, क्योंकि मैंने कहा -8 k के साथ गुणा कर रहा है। तो -144 ऐसे कैसा रहेगा, -8 इसके साथ गुणा कर रहा था, तो जब वहां जाएगा तो -8 इसको भाग दे देगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 14 चाहिए थे, 8 ही मिल पाए, कितने बच गए, 6 बच गए, इसके सिर पे चला गया, 64 बन गया, 88 64। तो यहाँ से हमारे पास जो k है उसकी जो वैल्यू है वो 18 के बराबर आ गई है। इन्होंने कहा था k का मान निकालने को, k का मान हमने निकाल लिया, वो है 18। अब कैसे पता चलेगा कि हमने जो k की वैल्यू निकाली है वो सही आई है या नहीं, कैसे पता करोगे। मैम उस फॉर्मूले में k की जगह 18 रख देंगे। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मतलब विविक्तर निकालना है ना, विविक्तर से तो पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हो, मतलब इसका विविक्तर 0 आया था तभी इन्होंने ऐसा कहा होगा। तो अभी हमने k की वैल्यू 18 निकाली है, अब हम चेक करेंगे कि क्या सचमुच में k की जगह पर 18 रखने से इसका विविक्तर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया b² - 4ac, d ऐसे का ऐसा, b की जगह पे -12 था, फिर से -12 लिख दिया, माइनस का 4 गुणा में 1, सॉरी गुणा में 1 नहीं, गुणा में 2, और k की जगह पे 18 था तो 18 लिख दिया। 12 को 12 से गुणा किया, 144, 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है, 8 8 भी 64 होगा, 144। और हमारे पास जो डी है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका ये मतलब है जो हमने अभी k की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही निकाली, क्योंकि k को 18 रखने पर d जो है वो 0 आ रहा है, और d 0 का मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो बस ये था हमारा सवाल, इतना सा। अब इसमें बताओ किसी को कोई डाउट। नो मैम।
ठीक है, तो क्योंकि अगला सवाल थोड़ा लंबा है उसको हम अगली क्लास में ही करेंगे, फिर इसके भी जो पोल के क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे अगली क्लास में ही। तो अभी के लिए क्लास को इन तक रखते हैं। अभी के लिए अगर किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।